व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। जब वीकेंड में आपको छोड़ के गया तो कराची को पूछने वाला कोई नहीं था, और अब जब मैं वापस आया हूं तो बड़ी खुशी की खबर है कि 1100 अरब का पैकेज जो है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने कराची में जाके वज़ीर सिंध के साथ बैठकर कराची की आवाम को तोहफा दिया है। और इस पैकेज के अंदर जो है वो ऑब्वियसली, इससे पहले सी कॉन्ट्रोवर्सीज पे जाऊं, इसमें यह बताया गया है कि ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के लिए कोई 46 बिलियन दिए जाएंगे। कराची सर्कुलर रेलवे जो अल्हम्दुलिल्लाह सन 2000 से बंद पड़ी है और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह के थक गई है गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट अब तक उस पर से नाजायज़ तजावज़ात और पक्के पक्के मकानात और नाजायज़ मकानात तुलवा नहीं सकी। उसको खोलने के लिए 300 बिलियन जो है वफाकी हुकूमत के इस पैकेज के अंदर है, जबकि रेलवे फ्रेट कॉरिडोर जो है उसके अंदर 131 बिलियन वफाकी हुकूमत देगी, और ग्रीन लाइन के लिए 5 बिलियन रखे गए हैं, और रिहेबिलिटेशन ऑफ रिवर नालाज एंड स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स और रीसेटलमेंट ऑफ अफेक्टेड पीपल, जो सबसे बड़ा मसला है जिसकी वजह से ऑब्वियसली पानी का मसला होता है और सारी चीज़ें तबाह बर्बाद होती हैं, उसके लिए 254 बिलियन रुपए। काबिल तहसीन है ये इकदाम, ये सारे कॉस्ट जो है प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि 736 बिलियन बनती है जो फेडरल करेगा, और जबकि 375 बिलियन जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। हालांकि बिलावल भुट्टो साहब का कहना कुछ और ही है, वो कह रहे हैं 70% हम करेंगे और 30% जो है वो करेगी सूबाई हुकूमत। मेरे पास वो इंटरव्यू की क्लिप नहीं है, भी आज मुराद शाह साहब साफियों से बात कर रहे थे, उनसे सवाल किया गया कि आपने क्या वफाक को दे दिया, कराची वफाक के हवाले कर दिया, तो उन्होंने कहा किसी की हिम्मत है ये बात कहे, आपने ये बात कैसे कह दी, और कराची जो है वो हमारा है और सूबा सिंध का है, और सूबा सिंध की आवाम प्रोटेस्ट करेंगे अगर ऐसी कोई हरकत हुई। तो उन्होंने क्लियर किया है, बिलावल भुट्टो ने भी क्लियर किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्लैरिटी ऑफ माइंड जो है वो आज दी है शिबली फराज साहब ने। और हम तो खैर कहते ही रहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो समझती है कि नून लीग भी और पीपल्स पार्टी दोनों चोर डाकुओं की पार्टीज हैं, ये वो समझते हैं, इसलिए वो उनको पैसे नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कायम है, वहाँ पैसे नहीं देंगे। आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर जहाँ नून लीग के प्राइम मिनिस्टर हैं वो फंड मांगते हैं, उनको फंड नहीं मिलता, क्योंकि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उनकी गवर्नमेंट का ये परसेप्शन है कि दोनों पार्टीज करप्ट है। और इसका यादा एक दफ़ा फिर आज शिबली फराज साहब ने कराची को लेकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया, सुनवाएं जी। पैसे उनको दे नहीं सकते थे बिकॉज सच्ची बात है कि हमारा एतबार नहीं है, और हम चाहते हैं कि जो पैसे दिए जाएं वो कराची के अवाम, कराची शहर पे लगें। राइट, उन्हें एतबार नहीं है। फवाद चौधरी साहब और मरियम औरंगजेब साहिबा, बहुत वार्म वेलकम आपको इस प्रोग्राम में। फवाद चौधरी साहब, आपको एतबार क्यों नहीं है? क्या करे पीपल्स पार्टी कि आपको एतबार हो जाए? और ऑब्वियसली उसी आई थिंक आप लोगों को नून लीग पे भी एतबार नहीं है, एतबार बताइए किस तरह होगा? देखिए जी, पहली बात तो सीधी बात तो यह है कि हमारे यहाँ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के सिस्टम्स हैं, हमें उनको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और एतबार की बात तो बिल्कुल सही है। आप देखिए 10 सालों में शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में 17 ट्रिलियन रुपया खर्च किया है, सिंध ने कुछ 13-14 ट्रिलियन रुपया, 2 चीफ मिनिस्टर्स ने, जिसमें ज़्यादातर मुराद अली शाह साहब की हुकूमत उन्होंने खर्च किया है। अब सवाल ये है कि इतना बड़ा पैसा जो सूबों में गया है वो किधर गया है और उसका क्या हिसाब किताब है। जो पहले अगर आप उठा के देखें 1947 से लेकर 2016 तक पाकिस्तान, 2008 तक पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा था वो 6 ट्रिलियन रुपए था। वो अब जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई तो वो 6 ट्रिलियन से बढ़ करके 30 ट्रिलियन पे चला गया, 25-26 ट्रिलियन पे चला गया, बाद में 30 ट्रिलियन पे चला गया। अब आप बताइए मुझे कि जो इतना पैसा आया, पहला 1947 से लेके 2006 तक, देखें आपने क्या क्या किया। आपने इस्लामाबाद बनाया, आपने गवादर खरीदा, आपने पाकिस्तान की फौज खड़ी कर ली, आपने पाकिस्तान की बहरिया फजाइया खड़ी कर ली, आपने मोटरवे भी बना लिए। ये सारा आपने 6 ट्रिलियन में किया। फिर 10 सालों में क्या क़यामत आ गई कि आपने इतना ज्यादा पैसा बाहर से लिया और सूबों को भी ट्रांसफर किया। फवाद साहब, नून लीग कहती है कि हमने 90s में मोटरवे बनाई थी, और शहबाज शरीफ साहब ने अपने अभी सेकंड लास्ट दौरे हुकूमत और लास्ट में उन्होंने ऑरेंज ट्रेन भी बना दी, उन्होंने मेट्रो बस भी चला दी, उन्होंने लैपटॉप्स भी दिए। तो इन चीजों में भी तो पैसा लगा है ना, तरक्की के प्रोजेक्ट पैसा लगा है। लेकिन आपको मैंने बताया है कि 1947 से लेकर 2006 तक टोटल कर्जा पाकिस्तान ने 6 ट्रिलियन लिया। आप मुझे बताइए कि 2008 से लेके 2018 तक क्या पाकिस्तान ने क्या किया है कि जो पाकिस्तान का 60 साल को हम एक तरफ करते हैं और 10 साल में उतनी ज्यादा तरक्की हो गई है। एक्चुअली तो पिछले 10 सालों में तो बेड़ा ही गर्क हुआ है ना। मुझे आप बताइए ना, ये जो ऑरेंज ट्रेन है इसका 40 अरब रुपया आप साल का आपने देना है, कौन देगा इसका?
और इसी तरीके से जो प्रोजेक्ट्स इन्होंने बनाए हैं उनकी जिम्मेदारी तो वो एक अलहदा है जिस तरीके से वो करें। इनकी तो कोई इकोनॉमिक सेंस ही नहीं थी। इतने बड़े मुल्क को सबसे बड़ी जो ज्यादती की वो ये कि आप अभी स्टूडियो में बैठे हैं, आप अपने दाएं बाएं ऊपर नीचे उठा के देखिए, हर चीज इंपोर्टेड लगी हुई है। इवन जिस कुर्सी पे भी आप बैठे होंगे वो भी बाहर से आई होगी। जो मेज का आपका लकड़ी है ये भी बाहर से आई होगी। आपने ये जो चूंकि ये सारे हर वक्त दुबई में जाके बैठे रहते थे तो इनका ख्याल था कि जैसे दुबई में हर चीज बाहर से आती है हम वो ले आए। 22 करोड़ की आबादी के मुल्क को इन्होंने 30 लाख की आबादी के बराबर जो है वो पॉलिसीज दे दी, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक क्योस पैदा हो गया है। हमारी जॉब मार्केट में, हमारी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में हमारी इकोनॉमी की सिमत ही खराब हो गई और सारे का सारा कर्जा जो है वो हम पे चढ़ गया। और अभी जो बात है, देखिए मैं थोड़ा शिबली साहब की बात से इस हद तक तो एग्री हूँ कि बिल्कुल ठीक है कि उनको देना जो है वो खतरे से खाली तो नहीं है और उनका रिकॉर्ड भी यही बताता है। लेकिन असल बात यह है कि आपको प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के लिए जो कैबिनेट 2 दफा कह चुकी है वो सूबे जो है वो नहीं मान रहे। इसके साथ साथ जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स हैं जो होने चाहिए उनकी तरफ हमें जाना चाहिए और हमें जो एक बड़े रिफॉर्म्स जो हैं जो करने चाहिए वो हमें उसकी तरफ बात करनी चाहिए कि वो हम कैसे कर ये खटाई में तो नहीं पड़ गया कराची का मामला फवाद भाई? खटाई में तो नहीं पड़ गया जिस तरह के बयानात बिलावल की तरफ से आए, आज शिबली फराज साहब की तरफ से आ गया। ये तो हम सोच रहे थे कि बड़ी हम आहंगी होगी, शहबाज शरीफ साहब भी वहां पे गए, आर्मी चीफ भी वहां पे गए, इमरान खान साहब भी वहां पे गए, तो हमें लगा था हम आहंगी हो। लेकिन अब जो खबरें आ रही है तो लग रहा है कि यही तय नहीं हो रहा कि कौन किस तरह एक्सिक्यूट करेगा, कौन किसका बजट कितना होगा और किस तरह किया जाएगा। और शिबली फराज साहब कह रहे हैं हमें एतबार ही नहीं है पीपल्स पार्टी पे, तो एतबार ही तो गवर्नमेंट तो नहीं की है कराची में। नहीं, देखिए कोई ऐसी बात नहीं है। जो पैसे या जो पूरा एक मैकेनिज्म तय हुआ है वो उससे जाहिर है इतनी जल्दी वापस तो कोई नहीं होगा और वो मैकेनिज्म जो है उसमें बनाया गया है, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो किया होगा और वो शुरू भी हो चुका है और उसकी तरफ जो मुस्बत पेशरफ्त जो है वो भी हो चुकी है। लेकिन मेरा अर्ज करने का मकसद सिर्फ यही है कि आर्जी हल तो ठीक है, वो भी जरूरी है, लेकिन एक मुस्तकिल हल की तरफ रिफॉर्म। राइट। मरियम और अगजेब साहिबा, आपने सारी बात सुन ली। एतबार इसलिए PCCI इसलिए बनाई जा रही है, कराची का मसला इसलिए डिले हो गया क्योंकि आप लोगों की गवर्नमेंट्स के ऊपर, खासतौर पीपल्स पार्टी की बात हो रही है अभी, इकोनॉमिक सेंस कोई नहीं है, फिर करप्शन की नज़र भी हो गया, मिसमैनेजमेंट हुई कर्जों के अंदर। आप लोगों ने जो 17 ट्रिलियन के कर्जे लिए पंजाब में वो नज़र नहीं आई डेवलपमेंट उस तरह जिस तरह होनी चाहिए थी एज कम्पेयर टू जो प्रीवियस थी, तो इसलिए आप में एतमाद नहीं है और भुगतना पड़ता है आवाम को, जैसे अब कराची की आवाम भुगत रही है। योर से ऑन इट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो अभी गुफ्तगू कर रहे हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरी देनी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने 55 रुपए का हेलीकॉप्टर उड़ाया था। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क के IMF नहीं जाना था, खुदकुशी करनी थी। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की तरक्की को 10 GDP पे लेकर जाना था 10% पे। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क के अंदर एहतसाब का नारा, जहां 7 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है KPK, वहां एहतसाब का अदारा ही बंद है। ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क को कर्जे नहीं लेने थे और इन्होंने, आपको याद होगा कि एक कमीशन बनाया था कि आज तक जो कर्जे लिए गए उसके ऊपर कमीशन होगा। और ये वो लोग हैं जो झूठे हैं, यू टर्न लेते हैं और चोर खुद हैं और करप्ट हैं। और वो कैसे, मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम लोगों ने 5 साल और मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने जो कर्जे लिए वो नजर नहीं आ रहे। मैं बहुत ही मुख्तसर कामरान आपको ये बताना चाहूंगी कि मुझे ये बताएं फवाद चौधरी साहब कि जो 2 साल में कर्जे, और आपके तवज्जुद से पाकिस्तान की आवाम को ये बताना चाहती हूँ और अभी इनका झूठ बेनकाब करना चाहती हूँ कि 1947 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान में जितनी हुकूमतें रहीं उन्होंने 25,000 अरब का कर्जा लिया और पिछले 2 साल में, ये जो अभी बोल रहे थे, 2 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 12,500 बिलियन का कर्जा लिया, जो पूरे 70 साल का आधा कर्जा इन्होंने 2 साल में ले लिया। और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने हुकूमत के अदवार हैं उसको मिला लिया जाए, टोटल जितनी दफा पाकिस्तान PMLN की गवर्नमेंट आई है उन्होंने टोटल मिला लिया जाए तो उन्होंने इससे कर्जा कम लिया है जो 2 साल में PTI की हुकूमत ने लिया। और इसके साथ साथ जो हमने कर्जा लिया, जितना कर्जा हमने लिया, मोटरवे हो,
11,000 किलोमीटर की मोटरवे जो ये तख्तियां लगाते हैं और ये ट्वीट्स करते हैं, ये उन मोटरवेज के रूट्स बताते हैं जो नवाज शरीफ ने बनाए। मेट्रो जो मेट्रो आज 120 अरब के खड्डे, झूठा उसका इनॉग्रेशन करके जो BRT पेशावर के खड्डे खोदे हुए हैं, हमने 5 मेट्रो बनाई। उसके अलावा 13,000 जो मेगावाट बिजली है 2013 में कामरान आपको याद जी, होगा कि 16-17 घंटे लोड शेडिंग होती थी। शहबाज शरीफ ने पंजाब में और नवाज शरीफ ने पूरे पाकिस्तान को रोशनियों का मुल्क बनाया और 13,000 मेगावाट की बिजली बनाई। 7 साल हो गए आज KPK में। जो पैसा वहां गया लोगों की जेबों में गया। आधी मेट्रो नहीं बन सकी, 1 मेगावाट बिजली नहीं बन सकी, एक अस्पताल नहीं बन सका, एक स्कूल में 1 कमरा, अस्पताल में 1 कमरा, 1 ईंट नहीं लग सकी। और आज 2 साल गुजर गए वफाकी हुकूमत को, 1 रुपया 1 ईंट नहीं लग सकी और 13,000 अरब का कर्जा। मेरा आपसे एक सवाल है। 13,000 अरब का कर्जा किसकी जेब में गया? और मैं खत्म कर लूं, मैं पहले फवाद की सारी बात का बता दूं और उसके साथ कहना बड़ा आसान होता है। 2 साल और पिछले 18 साल से हम चोर चोर डाकू डाकू सुन रहे हैं, लेकिन जो फकीर होते हैं वो 1100 बिलियन नहीं दे सकते किसी को। असल बात ये है, ना इनके पास पैसे हैं, ना ये कराची की आवाम का दुख समझते हैं, जो 1 हफ्ते के बाद उठ के आप कह रही 1100 बिलियन नहीं देंगे? आजम की कुर्सी पे मैं नहीं दिया, मैं ये कह रही हूं देंगे नहीं। ये वो लोग कह रहे हैं जो 1 करोड़ नौकरी और 50 लाख घर देने का वादा किया था। मैंने शुरू में ये बात कही आपको कि उसी तरह 1100 बिलियन और 1100 बिलियन में ये कहते हैं कि हम नहीं देंगे सूबों को। उसमें 400 बिलियन तो कराची सर्कुलर का जो CPEC का प्रोजेक्ट है वो तो है ही सिंध गवर्नमेंट का, जो रेड लाइन का प्रोजेक्ट है, जो ग्रीन लाइन का प्रोजेक्ट है, जो हम मेरा एक सवाल है, इन्होंने देना क्या है? मैं आपसे कह रहा हूं कराची के अंदर देखिए आप एक मिनट अच्छा चले कर लें, कंप्लीट कर लें। मेरा सवाल था उसका इकट्ठे जवाब दे। सवाल पहले कर लें। मेरा मरियम सवाल आपसे ये है कि जी आप भी गई वहां पे, शहबाज शरीफ साहब भी गए और उससे पहले आर्मी चीफ साहब भी गए, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी गए। बड़ा अच्छा लग रहा था, प्राइम मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब इकट्ठे बैठे हुए हैं और वो प्राइम मिनिस्टर की विजन पे सब एग्री कर रहे हैं। तो आप भी एग्री कर लें। उल्टा ये कि आप अभी भी APC की बात कर रहे हैं उस मौके पे जब कराची के अवाम को रिलीफ देने के लिए सब कराची में जमा हो रहे हैं। बात ये है कराची की अवाम को रिलीफ देना है तो वो 2 साल में बताएं कि सिंध कराची की हुकूमत 14 MNAs हैं इनके। कराची के लिए 2 साल में आधी काबीना इनकी कराची की और MNAs। मुझे बताएं 2 साल में कितना पैसा खर्च हुआ? 3 हफ्ते के बाद इमरान साहब उठकर गए क्योंकि शहबाज शरीफ कराची पहुंच गए, क्योंकि आर्मी चीफ कराची पहुंच गए। क्यों गए? हफ्ता पहले दिन जाके सिंध गवर्नमेंट को क्यों नहीं कहा कि आपको कितने पैसे चाहिए? लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, क्योंकि कशकोल खाली है, वो कशकोल जो तोड़ना था वो खाली हो चुका है इनका कशकोल, और जो इनके पास पैसे ही नहीं है। ये सारे सिंध गवर्नमेंट के पैसे हैं, CPEC के प्रोजेक्ट्स हैं, इनके पास इतने पैसे ही नहीं है सिर्फ ऐलान करके। ये वही ऐलान है, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, ये वही ऐलान है जो 1 करोड़ नौकरी, 50 घर, 55 रुपए का हेलीकॉप्टर, प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाए, गवर्नर हाउस को पता नहीं क्या बनाएंगे। ये झूठे लोग हैं, चोर लोग हैं, वो चोर जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम का आटा चीनी छोड़ा। और कर्जे पे बात करने से पहले मुझे ये बताएं, 2 साल में 13,000 बिलियन का कर्जा किसकी जेब में गया, किधर गया? और आज आपका ये पॉइंट आ गया। बात ये है कामरान कि जिसको चोर और करप्ट कहते हैं, आज तक उसके लगाए हुए मंसूबों के ऊपर तख्ती लगा रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। राइट, जिसको आप चोर और करप्ट कहते हैं फवाद भाई, उनके तख्तियां लगा रहे हैं। और आज एहसन इकबाल साहब और पूरी पार्टी ने, व्यूअर्स को बता दूं, नवाज शरीफ साहब जो है ये परसेप्शन उभरा कि वो शायद वापस आना चाह रहे हैं अपना इलाज इनकम्प्लीट रख के, लेकिन उनको पार्टी ने कहा कि वो ना आए। सुन ले एहसन इकबाल साहब की बात और फिर बात फवाद साहब से पूछेंगे कि वो तो वापस आने को तुले हुए हैं। तो आप जो परसेप्शन दे रहे हैं कि शायद वापस ही आना चाह रहे हैं, वापस यकीन में वापस आऊंगा, लेकिन ऑब्वियसली कोई इलाज भी इंपॉर्टेंट है। सुनाइए एहसन इकबाल साहब ने क्या कहा। हुकूमत अपनी कारकर्दगी पे बात नहीं कर सकती। उसने नवाज शरीफ साहब की सेहत पर एक बहस छेड़ दी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि वो अपने कायद नवाज शरीफ साहब से दरखास्त करेगी वो अपना इलाज मुकम्मल करवा के वतन वापस आए। नवाज शरीफ साहब कौम का असासा है और उनकी सेहत और जिंदगी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। इनकी असलियत इतनी है कि ये मुर्गी अंडा मईशत से शुरू हुए, उसके बाद ये बकरी मईशत पे आए, फिर कट्टों पर आए और अब भंग मईशत जो है ताजा शाहकार है। जी फवाद साहब, वो तो वापस नहीं अभी आएंगे, पार्टी ने रोक दिए, वो आना चाह रहे थे। वैसे आप उन्हें चोर ना कहा करें, वो तो आना चाह रहे थे फेस करने।
अब इसके ऊपर बंदा क्या बात करे। मेरा ख्याल है कि एक तो PMLN जो है ना, उसको बात काफी वो वाजे हो जाएगी उनकी, मेरा ख्याल है शक्ल, हैयत और नौयत, अगर वो अपने नाम के साथ जो है वो PMLN नॉन फ्रॉड पार्टी नाम पूरा रख ले। उसकी जरा ये हो जाएगा ना कि उससे जरा वाजे क्या हो रख ले? जाएगा सॉरी, कि PMLN मैं क्या- सुन नहीं सका, सॉरी आपने कहा PML फ्रॉड अगर रख लेंगे ना, तो उससे जरा उनकी जरा एक नोयत वाजे हो जाएगी, ज्यादा लोगों को पता चल जाएगा फौरी तौर के ऊपर कि क्या है। दूसरी बात यह है कि देखिए, नवाज शरीफ साहब की इलाज होने के लिए जरूरी है कि वो बीमार हो। वो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक है, वो तो हर जगह के ऊपर फिर टूर भी रहे हैं, अपने लंच डिनर एंजॉय कर रहे हैं। और चूंकि जो आम वर्कर है PMLN का, वो इस वक्त नाराज है, और ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स दे रही हैं, और जिस तरह से अभी आपने देखा कि मरियम औरंगजेब भी कितने गुस्से में बैठी हुई हैं, ये एक्चुअली इनको गुस्सा हम पे नहीं है, इनको गुस्सा नवाज शरीफ साहब के ऊपर है कि जब भी हुकूमत बदलती है, वो हुकूमत बदल के कोई डील करके, कोई बहाना करके बाहर चले जाते हैं, इनको बेचारों को यहाँ पे छोड़ जाते हैं कि आप अपना दुख सहने के लिए, और खुद आराम से लंदन में एंजॉय करते हैं, फिर कोई डील का इंतजार करते हैं, डील होती है तो वापस आते हैं। अगर डील होगी तो अब भी नवाज शरीफ वापस आएंगे, डील नहीं होगी तो वापस नहीं आएंगे, बड़ी सिंपल बात है। और वो पहले भी जो इन्होंने तमाम इनकी पॉलिटिक्स है वो NRO बेस्ड है और डील बेस्ड है। यार वो तो खुद कह रहे हैं कि ना आप आए पार्टी वाले, आप कह रहे नाराज हो गए ये लोग कि नवाज शरीफ क्यों नहीं आ रहे। नवाज शरीफ आना चाहते हैं, उन्होंने खुद रोका पार्टी ने। ये तो आपके प्रोग्राम में कह रहे हैं ना। देखिए ना, जो भी जेन्युइन वर्कर होगा PMLN का, वो क्या कहेगा, वो तो समझेगा ना कि लीडर को आना चाहिए, लीड करना चाहिए। ये थोड़ा ही है जब भी मुश्किल वक्त आए लीडर भाग के चूहे की तरह जो है वो बिल में घुस जाए और बाकी सारे जो है वो वहां पे तकलीफें सहते रहे। तो जाहिर है कि आम बंदा PMLN का जो है वो, मुझे हमदर्दी है उससे, उसको तो दुख है ना। वो कहता है वो क्यों बाहर बैठे हुए हैं, उनको आना चाहिए। आज तो आप PMLN के वर्कर्स के लिए बात कर रहे हैं, कुर्बान जाओ फवाद भाई, तबीयत ठीक है? नहीं, मैं तो हमेशा वर्कर्स की बात करता हूँ, मैं तो हमेशा, आपको पता है, वर्कर्स के। चले मरियम साहिबा, आपका गुस्सा जो है इसलिए है कि नवाज शरीफ साहब आप लोगों को छोड़ के चले गए। फ्रॉड वाली बात तो मैं नहीं करता, वापस नहीं आ रहा। PMLN का वर्कर नहीं, अब तो PTI का वर्कर कहता है कि एक फाशिस्ट हुकूमत मुल्क पे मुसल्लत है, नालायक, करप्ट, चोर, यू टर्न लेने वाली हुकूमत मुल्क पे मुसल्लत है, जो कि मुल्क को तबाह कर दिया है, मुल्क के अवाम का रोजगार तबाह कर दिया, मईशत बेड़ा गर्क कर दी। मुल्क के इस वक्त अवाम के घर, लोगों के घर रोटी नहीं है। ये यहाँ मुस्कुरा कर बात तो कर सकते हैं फवाद चौधरी साहब, और ये लोगों के घर रोटी, आटा, चीनी जिसने अवाम का ना छोड़ा हो। अवाम आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चंद वोटर थे, आज वो भी ये बात करते हैं, और आज वो भी नवाज शरीफ को याद करते हैं। दूसरी बात कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अब याद ही करना है ना वो आपने। नवाज शरीफ जो मैं फवाद चौधरी साहब, मैं जरा बात कर लूं। फवाद चौधरी साहब, मैं जरा बात कर लूं, आपकी मेहरबानी। बात ये है कि ये वो लीडर है, आप ना खुशी खुशी बात करें ना, वो कह रहे हैं कि आप नाराज हैं। जो झूठे नहीं, नाराज मैं हूं, मैं नाराज हूं कि इन लोगों ने आज जो, ये मजाक की बात नहीं है, ये खुशी की बात नहीं है कि जिस तरह आज पाकिस्तान की आवाम इनकी चोरी, इनकी करप्शन, इनकी नाअहली की वजह से जो सजा काट रही है पिछले 2 साल में, वो खुशी की बात है। वो इनके लिए खुशी की बात होगी, हमारे लिए ये गुस्से और हमारे लिए ये दुख की बात है। वो मुल्क जिसको नवाज शरीफ ने तरक्की की राह पर डालकर 5.8% की तरक्की पर ले गया, आज मनफी फीसद हो गई। 40 लाख लोग जो हैं बेरोजगार हो गए, अवाम का आटा, चीनी, रोटी खत्म हो गया। कामरान, ये मजाक की बात है, ये खुशी की बात है, और आप सियासत करते हैं इन बातों पे, आप झूठ बोलते हैं इन बातों पे। और दूसरी बात, इनके पास आज कहने को कुछ नहीं है। नवाज शरीफ वो है जो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के झूठे मुकदमों में सजाए मौत की चक्की में रहने आया था, अपनी बीवी को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के। वो भागने वालों में से नहीं है, उसने इस अवाम की खिदमत की है। भागेंगे वो लोग जो ब्रीफ केस उठाकर आए हैं। जहांगीर तरीन को रात के अंधेरे में, आटा चोर को, चीनी चोर अवाम को इन्होंने जहाज में बिठा के फरार करवाया। आज खुसरो बख्तियार साहब सीधे हाथ पे बैठे हुए हैं, आज काबीना में इमरान साहब के दाएं और बाएं सारे चोर बैठे हुए हैं। लेकिन बात यह है, ये चोर का मसनूई बयानिया अवाम को रोटी नहीं देगा, इनके झूठ और इनकी करप्शन के ऊपर पर्दा नहीं डालेगा, इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। और आज मैं गुस्से में नहीं हूं, आज पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम गुस्से में। कराची में क्यों नहीं बाहर गए इमरान खान, क्यों नहीं दफ्तर से निकलकर बाहर अवाम का, जिस तरह शहबाज शरीफ गए ना, किस तरह शहबाज शरीफ गए। ये पाकिस्तान PMLN के वोटर की बात करते हैं, ये तो जहां वोट लेकर आए थे वहां बाहर नहीं जा सकते, का मसला होता है ना, नहीं निकल सकते, बिलों से सिक्योरिटी का मसला होता है, बिलों से नहीं निकल सकते ये लोग। इतने बड़े ये इस
वक्त अवाम जो है वो गुस्से में है, इनके अंदर हिम्मत थी तो आपने उनकी निकल के बेटी की दफ्तरों बात से की बाहर मरीम कराची साहिबा, में आपने उनकी जाते बेटी हैं की अवाम के बात साथ। ठीक, आप लोग की बेटी की बात की। फवाद साहब, आज मैं ट्वीट पढ़ रहा था मरीम नवाज साहिबा का, वो ये कह रही हैं वो इन हो गई हैं और अब ये ट्विटर खामोश नहीं रहेगा। और दूसरी बात ये कि इस बात में मरियम औरंगजेब साहिबा की वजह है, वो कह रहे हैं कि अगर वो बाहर गए हैं तो इन सो मेनी वर्ड्स व्हाट शी इज इंप्लाइंग हियर इज कि उनकी बेटी इधर ही है, वो अपनी बेटी को इस तरह तो नहीं छोड़ के जा सकते। अगर आप कह रहे हैं कारकुनों को छोड़ के चले गए, वापस तो वो आएंगे, इलाज के बाद आएंगे, और अगर उससे पहले आप ला सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, इंटरपोल है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ताल्लुकात है, उनको बुला ले। उनकी बेटी इधर है, उनका भतीजा इधर जेल में है, उनका भाई इधर है, तो वो कहाँ जा सकते हैं? उनकी सियासत इधर है नवाज शरीफ साहब की। देखिए, बेटी की भी तो सारी सियासत अब यही है ना कि मैं बाहर कैसे जाऊं, और क्या सियासत है, वो तो यही कोशिश सारी उनकी अभी तक है पॉलिटिक्स में कि किसी तरीके से मुझे बाहर भेजें, और अगर आप बाहर नहीं भेजेंगे तो मैं जो है वो जलसे जुलूस में आऊंगी, मैं पत्थर मारूंगी नायब के दफ्तर के ऊपर, और मरियम औरंगजेब जैसे जो चाले हैं वो मेरे साथ होंगे, वो पत्थर मारेंगे। और उनकी क्या पॉलिटिक्स है, मतलब PMLN की इस वक्त और क्या सियासत है? ये बात मैं मरियम औरंगजेब की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। एहतसाब करने में जो हमें कामयाबी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, और नवाज शरीफ के बाहर जाने से हमारा एहतसाब का बयानिया बड़ा कमजोर हुआ, और असूली तौर के ऊपर अब तक अरबों रुपया जो ये डकार के बैठे हुए हैं हमें वो वापस लेना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली जो भी, चाहे निजाम की खराबी हो, चाहे नैब का हो, चाहे जिसका कसूर हो, मेरा ये ख्याल है कि उसकी जिम्मेदारी हम पे आयद होती है, PTI की गवर्नमेंट के ऊपर आयद होती है कि हमने जो अरबों रुपया इनसे निकालना था वो हम नहीं निकाल सके। और ये जो अभी इस वक्त बैठ के एक भाषण दे रही है हमें, जी कंप्लीट कर ले, ये जो हमें ये भाषण दे रही है कि किस तरीके से जो है वो नवाज शरीफ के दौर में पाकिस्तान पता नहीं कोई जो है वो पेरिस बना हुआ था या लंदन बना हुआ था या अमेरिका बना हुआ था, वो भी सबको पता है। एक एक खानदान के फर्द ने अरबों रुपया खाया, और इनकी पार्टी के एक एक आदमी ने अरबों रुपया लेके मनी लॉन्डर किया, लॉन्डर करके बाहर लेके गए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह सब अपने अपने कारोबार कर रहे हैं, चाहे वो इसहाक डार हो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे हसन हो, चाहे हुसैन हो, चाहे जो मर्जी हो। और उसके बाद इंतहाई ढिठाई से आके यहाँ पे कह रहे हैं फवाद भाई, कि आपने पैसे आपने निकालने थे, गवर्नमेंट आप थी, आप तो अभी ऑपोजिशन की तरह सवाल कर रहे हैं कि जी ये ले गए 2 साल से आपकी गवर्नमेंट, आप निकाल लेते पैसे, ऐसी क्या बात थी? मैं तो आपसे 100% मुत्तफिक हूँ। इट्स 100% हमारा फेलियर है कि हम एहतसाब को, आपने एक जगह पे फेलियर किया कि आप एहतसाब में फेल हुए। मरियम औरंगजेब साहिबा, आपको तो फायदा हुआ इस चीज का, और वो कह रहे हैं मजीद फायदा मरियम साहिबा को भी हो सकता है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को, कि वो एक्चुअली ये चाह सिर्फ ये रही है कि सारी पॉलिटिक्स इसलिए की जाए कि वो बाहर चली जाएं। हालांकि मुझे नहीं पता वो बाहर क्यों जाएंगे, उनकी तो पॉलिटिक्स इधर ही होनी चाहिए। क्या ख्याल है, नवाज शरीफ साहब को भी वापस ही आना चाहिए? पैसों में इंटरेस्टेड है वो या पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है? जितना पैसा उनके पास, वो उनको पॉलिटिक्स से क्या इंटरेस्ट? लेकिन सर फिर भी सारे लोग यहाँ पे वो कह रहे हैं हमने कौम की खिदमत करनी है, आपको क्या एतराज है फवाद भाई? पास जाके पूछे ना, PMLN के वर्कर्स जो हैं उनका प्रॉब्लम है ना, ये कोई इनके प्रॉब्लम तो नहीं है। इन्होंने तो बस दाल खाने के चक्कर में। मरियम औरंगजेब साहिबा, मरियम नवाज साहिबा की क्या पॉलिटिक्स है आज के ट्विटर के स्टेटमेंट के बाद, जो वो कह रही हैं कि अब मैं खामोश नहीं बैठूंगी? कामरान शाहिद साहब जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया फवाद से। ये एहतसाब के बयानिए में फेल नहीं हुए, इनका एहतसाब का बयानिया नेस्तो नाबूद और दफन हो गया, और वो ऐसे कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां साहब को एवनफील्ड और उनकी सजा मुअत्तल की, तो उस फैसले को फवाद चौधरी ने पढ़ा है। उसमें ये लिखा है कि 1 रुपए की करप्शन, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या किसी किस्म की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई। ये फवाद चौधरी साहब ये लिखा है, वैसे करप्शन की एक पाई साबित नहीं हुई प्रोसिक्यूटर ने। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जब नैब गई शहबाज शरीफ की बेल के खिलाफ, तो वहां नैब न्याजी गठजोड़, जिस अदारे को इन्होंने 2 साल से इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा हम अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ कर लेते हैं, हम एप्लीकेशन ही विड्रॉ कर लेते हैं शहबाज शरीफ के खिलाफ। वहां से भी ये फारिग हो गए। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने एक और फैसला दिया, जो शहबाज शरीफ साहब की बेल थी, साफ पानी के अंदर जो आशियाना, साफ पानी से शुरू हुई आशियाना पे। मेरा एक सवाल है मरियम साहिबा, वक्त बड़ा कम है, एक सवाल का जवाब दे दें मुझे, मैं खत्म कर लूं। बात यह है कि जब इन्होंने हमें गिरफ्तार किया, जब इन्होंने बेटियों को गिरफ्तार किया, जब इन फाशिस्ट हुकूमत ने सजाए मौत की चक्कियों में डाला मुस्लिम लीग नून के लोगों को, क्योंकि नालायक और चोर आ गए थे, करप्ट लोग, हुकूमत मुसल्लत हो गई थी, तो उस वक्त जब इनको 1 रुपए की आज 2 साल हो गए हैं, पूरा हुकूमती रिकॉर्ड इनके पास है
एक धेले की करप्शन का इल्जाम तक नहीं लगा सके। राइट, मुझे सवाल क्विकली जवाब देने से पहले मैं ब्रेक पे जाऊं। मरियम साहिबा, ये बात सही है कि मरियम नवाज की सियासत जो है ये इन्होंने खुद कह दिया, इन्होंने तस्लीम कर दिया कि वो जलसे करती हैं, वो एक्टिव होती हैं, वो निकलती जब हैं घर से पूरी काबीना इमरान साहब समेत और कराए के तर्जुमानों की टांगें कांप जाती हैं, ये मैं आपको बता दूं। और उस वक्त वो देख रहे होते हैं कि अब क्या होगा। और तीसरी बात इन्होंने कही कि मरियम औरंगजेब जो है वो जाली इनके साथ हैं, मैं आखिरी दम तक मियां नवाज शरीफ के साथ और पीएमएल के साथ रहूंगी, क्योंकि लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये बात सही है कि नवाज शरीफ और फवाद चौधरी में, एक मिनट कामरान मेरी बात खत्म होने दें, मेरे में और फवाद चौधरी में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है जी। लेकिन ये बात सही है कि आप लोगों ने नवाज शरीफ साहब को रोका है, वो आ रहे थे अगली टिकट कटा के 10 नंबर को बीट करने की डेडलाइन। ये सब लोग बता दें। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नवाज शरीफ साहब आ रहे थे, नवाज शरीफ साहब आ रहे थे और नवाज शरीफ साहब आएंगे जिस दिन ये उधारी ब्रीफ केस आरटीएस बिठाकर। क्विकली फवाद भाई ब्रेक लेनी, आप हंस क्यों रहे इस बात पे भाई? नवाज शरीफ बड़ी सीरियस बात है होंगे और आप क्विकली एक सेंटेंस में हंस क्यों रहे? आपने बड़ा मासूम सा सवाल। नवाज शरीफ साहब तो आज नवाज शरीफ अब बात तो कर रहे दोनों मरियम। नवाज शरीफ साहब तो आजकल किसी ट्रैवल एजेंसी के पास से नहीं गुजरते कि किसी को जबरदस्ती टिकट ना दे दे। आप क्या बात कर रहे हो? ये तो आपका फजूल, क्योंकि ट्रैवल एजेंट। ब्रेक लूंगा जी इस बात पे, ब्रेक ट्रैवल एजेंट पे। शो बड़ा खास है आज का ये सेगमेंट जो है, इसके अंदर हमने आपको लेके जाएंगे चुविंडा में 65 में। यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद टैंक्स की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। कौन जीता, किस तरह जीता, क्या हुआ, ये मैं आपको यहाँ से नहीं बताऊंगा। अभी आपको चुविंडा लेके जा रहा हूँ जहाँ पे मैंने कल जाके एक्सक्लूसिवली आप लोगों के लिए ये शूट किया। वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूँ कामरान शाहिद। स्पेशल शो है आज। यकीन करें पाकिस्तानी फौज जो है उसके मतलब जब हम सोचते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करने की वजूहात 3 हैं और 3 से ज़्यादा भी हो सकती है। 3 तो लाजमी है। एक तो ये कि हमारे फौजी जो हैं अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के बच्चों के लिए, औरतों के लिए, हमारे लिए अपनी जान तक जो है वो दे देते हैं। इस मिट्टी को अपने खून से उन्होंने सैराब किया है। दूसरी वजह ये है फ़ौज की इज़्ज़त करने की, जो कौम इज़्ज़त करती है कि फ़ौज कंट्रोवर्शियल नहीं होती, उसका कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं होता, वो किसी पॉलिटिकल मड स्लंगिंग में नहीं होती, उसका यूनिफॉर्म बिल्कुल साफ शफाफ होता है। इस वजह से भी हम फ़ौज की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। और तीसरा ये कि फ़ौज जो है अपने लोगों को नहीं डराती, धमकाती, कोएर्जन कोएर्जन नहीं करती, बल्कि दुश्मनों के लिए सारा काम तो छोड़ा होता है। तो इन 3 वजूहात की वजह से अभी जब मैं इस जगह पे आ रहा था खास शो करने के लिए, ये जगह बड़ी तारीखी जगह है। यहाँ पे जंग अजीम दोयम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी गई। ये अगर आप मैदान हम दिखा सकें, ये चुविंडा है और यहाँ 65 में पाकिस्तानी फ़ौज ने एक तारीख रकम की है, कामयाबी की, हिम्मत की, जज्बे की। जब दुश्मन जो है हमसे 3 गुना ज़्यादा था, टैंक्स के अंदर भी हमारी टैंक डिवीज़न भी छोटा था उनसे, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौजियों ने और सिविलियंस ने इसी जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, और ये वो वजह भी है जिसकी वजह से हम पाकिस्तानी फ़ौज की बहुत इज़्ज़त करते हैं, दिल से करते हैं। इसी जगह पे सिविलियंस ने और मिलिट्री मैन ने अपने जिस्मों पे बम बांध के दुश्मन के टैंक्स को उड़ाया। ये है इस जगह का सबसे बड़ा तारीखी किरदार। पाकिस्तान का डिफेंस, वो लोग जो यहाँ चुविंडा से, सियालकोट से आगे लाहौर पेशकदमी करना चाहते थे, यानी हिंदुस्तान की बात मैं कर रहा हूँ, वो पेशकदमी तोड़ दी गई, उस पेशकदमी को रोक दिया गया। ये वो जगह बनी जिसने पाकिस्तान को हिंदुस्तान पे कब्जा करने से 1965 में बचाया। हम भी जो यहाँ पर आए हैं, ये उसी कंट्रीब्यूशन है हमारा। पाकिस्तानी फ़ौज के उस इमेज को हम रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो पाकिस्तानी कौम के सामने पेश करने की कोशिश, जिसकी वजह से हमने आज देखा कि जब हम आ रहे थे तो फौजियों को जो है, फौजी भाई जो हमारे हैं, उनको छोटे छोटे बच्चे भी जो है वो रुक रुक के सलाम कर रहे थे, हालांकि उनको किसी ने नहीं कहा था। तो दिल से सलाम, दिल से इज्जत है पाकिस्तानी फ़ौज की लाजवाल कुर्बानियाँ, जिसमें चुविंडा का एक तारीखी मुकाम है। मैं आपको इस खास 6 सितंबर के हवाले से शो के ऊपर चुविंडा की अवाम में जो फ़ौज की पजीराई है वो भी हम दिखाएंगे, जो शहदा की पजीराई है वो भी आपको दिखाएंगे, और 65 की जंग के मुताल्लिक़ कुछ थोड़ा बताने की कोशिश करेंगे कि ये इम्पॉसिबल मार्का, ये मौजज़ा किस तरह रूनुमा हुआ कि पाकिस्तानी फ़ौज तादाद में भी कम थी, टेक्नोलॉजी में भी कम थी, टैंक्स में भी कम थी, अपने से 2 से 3 गुना बड़े दुश्मन को उसने शिकस्त किस तरह दी। आपका मेरा साथ रहेगा स्पेशल शो में। अच्छा सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जफर। जफर साहब, आप क्या थे फौज में 65 में? मैं वो तो सिपाही था सर। आपने चुविंडा की लड़ाई लड़ी है? चुविंडे लड़ाई लड़ी है।
तो जरा थोड़ा मंजर बताएं, क्या लड़ा आपने, हिंदुस्तान किस तरह आया, आप पाकिस्तानी फौज ने क्या किया? ਐਲਐਮ ਜੀ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਛੱਡੀ ਸੀ 2 ਮਰਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ लोगों ने फौजियों ने, सिविलियंस ने जो है वो जिस्म पे बम बांध के टैंक उड़ाए इंडिया के। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਬ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਲੇਟੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਟਿੱਕੇ ਖਾਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਲੇਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡਿਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੇਟੋ ਅਸੀਂ ਲਟਾਂਗੇ ਜਵਾਨ ਸਨ लेटे ने शहीद हुए ने इंडिया को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह होगा कि हमारे टैंक आएंगे और जो पाकिस्तानी जवान है वो बम बांध के उड़ जाएंगे। ਉਹ ਤੇ ਜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ नहीं ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ आ गई। आपके गांव पे अटैक हुआ था 1965 में, आप यहाँ पे एक शहरी हैं। पाकिस्तानी फौज के इस अटैक को लेके मैंने देखा अवाम में बड़ी पॉपुलर है फौज, इस वजह से पॉपुलर है, इसके अलावा भी और पॉपुलैरिटी की वजह है फौज की। ये आज सुबह जब शहदा के कब्रिस्तान में फातह ख्वानी के लिए गया, वहाँ पे मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि काश इन शेरों के जिस्मों पे पड़ी हुई ये मट्टी हट जाए और मैं उन कदमों का एक बोसा लूँ। आप ये फील्ड देख रहे हैं सारी, इसकी अगर आज भी मट्टी को खोदा जाए तो इसकी मट्टी के नीचे से हिंदुस्तान के टैंकों के पुर्जे आज भी बरामद होते हैं, निकलते हैं वो। पूरी तरह पाकिस्तानी फौज डिफीट किया इंडिया को, आप ये कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल बुरी तरह। यहाँ पे इनका जो हशर हुआ है वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम क्या जो सरहद की दूसरी तरफ सेना है वो भी कभी नहीं भूल सकेगी। चुविंडा हमेशा उनको याद रहेगा। अच्छा, ये यहाँ पे चुविंडा के मुकाम पे हम हैं, तो और पीछे खड़ा हुआ है ये एक टैंक भी है जहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। डमी टैंक है, असल टैंक है, हिस्ट्री क्या है इसकी सर? ये शर्मन टैंक है, 16 कैवलरी भारतीय फोर्स का है जो उन्होंने यहाँ छोड़ के वो भागे हैं। इंडिया का टैंक है ये पकड़ा इंडिया हमने। का टैंक है, उनकी 16 कैवलरी है जिससे हमने ये छीना। इस तरह के और हमारे पास 48 टैंक थे और बहुत सालों तक वो हमारे पास ही रहे हैं इधर चुविंडा में। हिंदुस्तान के कितने टैंक्स थे मुकाबले में, पाकिस्तान के कितने थे? 250 जो है ये चुविंडा के ऊपर यलगार किए उन्होंने। हमारे पास उस वक्त सिर्फ 30 टैंक, ये 2 स्क्वाड्रन का हमला है और 250 टैंक उन्होंने रोके हैं चुविंडा के महाज पर। ये हमने अली साहब रोके किस तरह, क्योंकि उनका तो ऑनस्लॉट बहुत बड़ा था, उनके टैंक्स भी ज़्यादा थे, हमारे टैंक्स कम थे। कामरान भाई बेसिकली ये जज्बा ईमानी से, और लोगों ने बिल्कुल ये जज्बा ईमानी से लोग लड़े हैं और मुकाबला तो तादाद का नहीं था, मुकाबला तो सिर्फ जज्बे का था, जज्बे से हमने उनको रोका है। और यहाँ पे उनके जितने टैंक्स हैं वो सारे हमने या तो उड़ा दिए या रख लिए, कैसे किए? हमने कोई उनके 250 टैंक्स तबाह किए थे, इसलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स कहा जाता है। बाकी टैंक्स तो रिट्रीट करके वापस चले गए विड्रॉ। किस तरह हमने, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, किस तरह हमने उनको तबाह किए? प्रैक्टिकली स्पीकिंग तो यही कहानी बिल्कुल सच है कि लोग और सिविलियन और आर्मी वाले सोल्जर जो थे वो छाती पे बम बांध के टैंकों के नीचे लेटे रहे। अच्छा, छाती पे बम बांध, सिविलियंस भी और फौजी भी बिल्कुल इंडिया के टैंक्स उड़ा दिए। इसी तरह उड़ा दिए इंडियन टैंक्स। सर थोड़ा इस जगह के बारे में बताएंगे, फ्लोरा इसको क्यों कहते हैं और यहाँ पे हुआ क्या था और ये बख्तरबंद गाड़ी किस चक्कर में खड़ी हुई है? ये एक बहुत यादगार मुकाम है। 7 सितंबर की रात को जब दुश्मन ने अपने नापाक अजाइम के साथ पाकिस्तान की सरजमीन पे कदम रखा, इंडिया का प्लान ये था कि 8 को सितंबर की रात को तक वो चुविंडा पहुंचे, बट हमारे सपा ने बहादुरी से लड़ते हुए उनके उस प्लान को ना कि सिर्फ शिकस्त दी बल्कि उनको डिले कॉज किया फॉर 7 डेज और अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पर मैं ज़रूरी समझता हूँ बताने कि कर्नल अब्दुल रहमान जिन्होंने अपनी जान का नजराना इधर पेश करके जामे शहादत नोश की। हाईएस्ट ऑफिसर वही यहाँ पे जो फर्स्ट सेल्फ प्रोपेल्ड रेजिमेंट से उनका ताल्लुक है और उन्होंने इधर फ्रंट लाइन पे लड़ते हुए अपनी जामे सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं एक उस्ताद हूँ। आपने क्या देखा इधर 6 सितंबर की और 7 सितंबर की रात? मैंने ये देखा कि इतने बड़ा बिगेस्ट जो उनका अटैक था, 600 टैंक इंडिया के 600 टैंक्स थे, 600 टैंक था उनका, और जिस बहादुरी से हमारे फ़ौज के जवानों ने उनका मुकाबला किया है, यकीनन जंगे बदर, ग़ज़वा बदर की जो मिसाल है उन्होंने वो ताज़ा कर दी। किस तरह थोड़ा बताएंगे, आपने क्या देखा? हमारे थोड़े टैंक थे, उन्होंने मुकाबला किया और जो फौजी थे और जो सिविल के लोग थे उन्होंने बम अपने बदनों के साथ बांधे और उनके नीचे उड़ाया। फिर 7 सितंबर की असर के वक़्त हमारे जहाज़ 6-7 जहाज़ आए और उन्होंने उनका सत्यानाश किया। उन्होंने अपने
चलते टैंकों को छोड़कर वो भागने पर मजबूर हुआ। और जिस तरह अबरा का हाशर हुआ था, इसी तरह उनका भारतीयों का लश्कर जो लेके आया था, ये टैंक लेके। सर आप सोल्जर है? जी, मेरा नाम चौधरी बशीर अहमद बाजवा, यहाँ के रहने वाला हूँ। जनाब सन 6 सितंबर में थार शुरू होया, 11 तक यहाँ ही रहे हैं विच जंग दे, राशन देंदे रहे हैं, असला पहुँचाते रहे जवानों, मोर्चे बनाते रहे हैं। और जनाब 11 तरीक ਨੂੰ 630 टैंक और 2 डिब फौज उन्हें छड़ी। अवाम ने सपोर्ट बड़ा ने इन्ना तामन किया अवाम ने फौज के साथ, और जनाब जाना कुर्बान देने वास्ते तैयार। असी आप इस वास्ते रहे, हो सकता शहादत मिल जाए, पर मालिक की मर्जी। और दोनों ने जनाब पूरी कोशिश की, पूरी ताकत की इस्तेमाल की, जिहदे जनाब उन्होंने कख नहीं लभा। साढ़े जवानों ने जनाब कमाल कर, चंद टैंक सिर्फ बचे ने, सारे कुड़िए तबाह हो गए। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.